चलिए, तो इस सत्र में यह मैसिव कोर्स से संदर्भित जो कार्यशाला वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम जो चल रहा है, इसके इस सत्र में, क्योंकि हम लोग अब संपूर्ण सत्र के करीब धीरे धीरे पहुंचते जा रहे हैं, पिछले 13 तारीख से हम लोग निरंतर इसमें जुड़े हुए हैं। लगभग 243 करीब पार्टिसिपेंट्स हैं इसमें, जो जिसमें 100+ प्रत्येक दिन जुड़े रहे हैं। और उसी क्रम में आज 3 रखा गया था। एक 2:30 बजे से टेस्ट का रखा गया था 3 बजे तक। 3 से 3:40 पांडे महोदय का व्याख्यान है प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान, और 3:45 से प्रोफेसर विमल हेवांग में, जो यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबो से हैं, उनका व्याख्यान है। यह दोनों ही व्याख्यान आपके लिए बहुत ही उपादेय होगा, और इसी उम्मीद के साथ, यद्यपि थोड़ा काल अधिक हो जाएगा, जो 1 घंटे का होता था वो लगभग 2 घंटे का हो गया है, लेकिन आप लोग इससे लाभान्वित होंगे, ये पूरा विश्वास है। ये प्रारंभ करने से पूर्व विभागाध्यक्ष महोदय से हम निवेदन करेंगे कि 2 मिनट में महोदय का परिचय और स्वागत प्रस्तुत करें, ताकि एक औपचारिकता के अनंतर व्याख्यान हो सके। और महोदय से हम निवेदन करेंगे जो कि 3:40 तक ये व्याख्यान अपना प्रस्तुत करें। इस तरह से महोदय। सर, आपकी ध्वनि नहीं आ रही है, हमें लग रहा है कि नेटवर्क इशू कुछ है सर। क्या मुझे बोलना शुरू करना है या प्रोफेसर रिपुदन सर बोलेंगे? अभी 1 मिनट देख ले रहे हैं। सर बोल रहे हैं, लेकिन उनका शायद नेटवर्क का कुछ इशू लग रहा है। तो महोदय, सर साक्षात इन्हीं का प्रारंभ करवाते हैं। तो विभाग की ओर से, विश्वविद्यालय की ओर से पांडे महोदय का बहुत बहुत स्वागत है, जो आपने अपने व्यस्ततम समय में समय निकाला हम लोगों के लिए। और आपके व्याख्यान से निश्चय ही जितने भी यहाँ पर प्रशिक्षु हैं वह लाभान्वित होंगे। इस आशा के साथ हम आपको आमंत्रित करते हैं अमूल्य वक्तव्य के लिए। बहुत बहुत हार्दिक साधुवाद आदरणीय विपिन जी। मां सरस्वती और समस्त ईश्वरी शक्तियों को सादर नमन करते हुए साहित्यिक विषयक पाठ्यक्रमों की श्रृंखला में मूक्स पाठ्यक्रम की प्रासंगिकता और संस्कृत भाषा साहित्य के संदर्भ में जो पाठ्यक्रम मूक्स पर तैयार होना है, उसके लिए सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय के सह संयोजकत्व में आयोजित इस वक्तव्य कार्यक्रम में मैं बहुत आदर के साथ आदरणीय प्रोफेसर रिपुदन जी को हार्दिक साधुवाद देता हूं कि उन्होंने मुझ जैसे विद्यार्थी को भी इस बड़े अभियान से जुड़ने का अवसर दिया। और मैं समझता हूं कि आज की परिस्थितियों में जब सब कुछ संजाल के माध्यम से संचालित हो रहा है, तो कहीं न कहीं एक बड़ी प्रासंगिकता और एक बड़ा अवसर भी निर्मित हो जाता है। मुझे लगता है कि भारतीय संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में विद्या की जो परंपरा है, उसको बहुत कुछ कहने से पहले विष्णु पुराण का एक बड़ा प्रासंगिक श्लोक है, तत्कर्म यन्न बंधाय सा विद्या या विमुक्तये आया साया परम कर्म विद्या अन्या शिल्पनय पुणम। इस पूरे श्लोक में जो एक मुख्य बात है, सा विद्या या विमुक्तये, विद्या वही है जो हमें विमुक्ति प्रदान करती है, मुक्त करे। उस महान लक्ष्य को लेकर के, उस बड़े लक्ष्य को लेकर के जो पाठ्यक्रम संयोजन और पाठ्यक्रम के संदर्भ में बात रखने की परंपरा शुरू की गई है, यह अपने आप में एक प्रासंगिक और उचित अवसर है। साहित्यिक पाठ्यक्रमों की श्रृंखला में मैं समझता हूं कि मूक्स की जो प्रासंगिकता है, जो आपका शीर्षक है, सबसे पहले मूक्स पर जो चर्चा कर ली जाए। और मुझे लगता है कि इस पूरे संजाल माध्यम की जो शुरुआत हुई है, ये एक वैश्विक महामारी कोरोना के बाद तो हमारी जीवन शैली परिवर्तित हुई, और जिस तरह से हमने जीवन और मृत्यु के बीच बहुत नजदीक अंतर देखा, और जीवन और मृत्यु के बीच
विचार और संवेदनाएं न मरे, हमारे भीतर की ऊर्जा संरक्षित रहे और हमारी क्रियाशीलता प्रभावित न हो, इस लक्ष्य को लेकर के जो आयोजन हुए, उसमें जो संजाल माध्यम है उनकी एक बड़ी भूमिका रही और मूक्स भी इसका एक बहुत बड़ा आधार बना। तो मैं समझता हूँ कि कोरोना महामारी के बाद ये आपदा में अवसर की दृष्टि से एक बहुत बड़ा अवसर हमारे सामने रहा, जिसमें हम अपने आप को अभिव्यक्त करने और अपने आप को प्रस्तुत करने का एक माध्यम बन सके। मूक्स का जो अभिप्राय है, जो मैसिव ऑनलाइन, ओपन ऑनलाइन कोर्स है, इसमें एक तरह से पूरी दुनिया को अपने साथ जोड़ करके और मुफ्त शिक्षा को एक तरह से पूरी दुनिया के साथ जुड़ करके अपने विचारों के आदान-प्रदान को जो लक्ष्य में रखा गया, जो केंद्र में रखा गया, वह अपने आप में एक बड़ा पवित्र माध्यम है। दूरस्थ क्षेत्रों में, भारत के दूर-दूर के सुदूर क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में, जनजातीय क्षेत्रों में, आदिवासी क्षेत्रों में या उन स्थानों पर जहाँ शिक्षा और संजान के माध्यम बहुत सारी चीज़ें हम स्पष्ट नहीं पहुँचा सकते हैं या जिन स्थानों पर हमें ज्ञान के विभिन्न उपादानों को लेकर जाने में एक लंबा समय लग सकता है, उन स्थानों पर इंटरनेट के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से और भौतिक की जगह जो है ऑनलाइन माध्यम से इस तरह के विषयों पर संदर्भों को प्रस्तुत करना, मैं समझता हूँ कि मूक्स का एक बड़ा महान और बड़ा महत्वपूर्ण लक्ष्य है। विज्ञान के क्षेत्र में, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग में, चिकित्सा में, सभी छात्रों में एक तरह से ये एक विकल्प बन चुका है कि हम अपने आप को इन विषयों से जोड़ करके, अपने आप को इन संदर्भों से जोड़ करके और कहीं न कहीं लाभान्वित हो सकते हैं, शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। और एक बड़ा पक्ष मूक्स का ये भी सामने आ रहा है कि जो विद्यार्थी ऐसे हैं जो विश्वविद्यालय में शिक्षा नहीं ग्रहण कर सकते हैं, जो विश्वविद्यालयों में अपने आप को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित करके पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, उनके लिए मूक्स एक बड़ा माध्यम बन चुका है और उनकी बहुत सारे विद्यार्थियों की एक तरह से अभाव की पूर्ति हो रही है। मूक्स बहुत बड़े अभाव की पूर्ति भी कर रहा है, जिसमें ट्रेडिशनल लर्निंग है या 2 से 3 साल तक के बहुत सारे कोर्सेज हैं, सर्टिफिकेट कोर्स है, करियर एडवांसमेंट की दृष्टि है। तो मैं समझता हूँ कि इंटरनेट पर ऐसी बहुत सारी साइटें हैं, जो आपको दुनिया भर की टॉप यूनिवर्सिटीज़ के कोर्सेज प्रदान कर सकती हैं और आप अपनी सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं। तो मूक्स एक बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है और आज के संचार माध्यमों में यह एक बड़ी सार्थकता इसकी है और इंटरनेट का या संचार साधनों का एक बहुत बड़ा अवसर है मूक्स। मूक्स के जो काम करने की शैली है जिसमें रिकॉर्ड गई वीडियो से रिकॉर्डेड वीडियो को भी हम प्रस्तुत कर सकते हैं, असाइनमेंट भी दे सकते हैं, क्विज और टेस्ट का भी ऑप्शन अपने पास है और चैट या फॉर्म के जरिए भी विद्यार्थियों से बात कर सकते हैं और इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी और इस लेक्चर शेड्यूल में भी मैं देख रहा हूँ कि इसका अनुपालन बहुत अंशों तक किया जा रहा है। सुविधाएं और अवसर भी इसमें पर्याप्त हैं। एक बात जरूर ये है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी को लेकर के कॉलेजेस में और विश्वविद्यालयों में एक बड़े स्तर पर जो अभियान चलाया जा रहा है मूक्स के कोर्सेज के लिए, यह एक बहुत अच्छा और महत्वपूर्ण लक्ष्य है। जहां तक प्रमाण पत्रों की उपयोगिता है, मूक्स के द्वारा किए गए कोर्सेज के प्रमाण पत्र भी अपने लिए उपयोगी हैं और मैं समझता हूं कि भविष्य में जिस तरह से हम संचार माध्यमों की तरफ बढ़ रहे हैं और जिस तरह से हम अपने व्यस्ततम जीवन में एक साथ कई लक्ष्यों को साथ संकलित करके चल रहे हैं, मूक्स के माध्यम से इन विषयों पर कार्य बहुत अच्छा एक अवसर है। विशेषताओं की अगर हम बात करें तो पर्सनल ब्लॉग या पोर्टफोलियो के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से या सोशल नेटवर्किंग साइटों के माध्यम से भी मूक्स पर अच्छा काम हो रहा है और अच्छे तरीके से बातचीत भी हो रही है, विचारों का आदान प्रदान भी हो रहा है और एक अवसर प्रदान करने वाला दौर है ये। पाठ्यक्रमों के दौरान प्रतिभागी और प्रशिक्षक विषय वस्तु को एकत्रित करके और एक तरह से पुनः मिश्रित और पुनः प्रयुक्त करते हुए अपनी बात कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। ये मूक्स का एक बड़ा बहुत महत्वपूर्ण अवसर है। कुछ ऐसे संगठन हैं जो मैंने देखा है कि जो इस पर अच्छा काम कर रहे हैं, जो वैश्विक स्तर पर ज्ञान के लिए, कौशल विकास के लिए, समुदाय के विकास के लिए काम कर रहे हैं। ये अपने आप में एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। लेकिन थोड़ा-सा ये एक दृष्टिकोण होना चाहिए कि जो कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व की व्यवस्थाओं के लिए जुड़ रहे हैं, उनको भी अपने लक्ष्य को थोड़ा-सा संशोधित करते हुए मूक्स को चलाने वाले संगठनों से जुड़ करके काम करना होगा।
संभावित तरीके से जो हमारे पास आज की डेट में विश्वविद्यालय शिक्षा और महाविद्यालय शिक्षा है, उसमें मूक्स के प्लेटफॉर्म को हम यूज कर सकते हैं और वो अपने आप में एक बड़ा उद्देश्य हो सकता है। एक बड़े विजन को और बड़े मिशन को लेकर के मूक्स का प्रयोग किया जा रहा है और मैं समझता हूँ कि एक बड़ा अच्छा लक्ष्य मूक्स के माध्यम से पाठ्यक्रम तैयार करने का है। विश्वविद्यालय और महाविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में, सामाजिक उद्भव के क्षेत्र में एक बड़ा प्रयास है। जहां तक संस्कृत साहित्य में व्यावसायिक पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की बात है, तो इस मामले में मैं केवल एक चीज कहना चाहूंगा कि भाषा भावना प्रधान विषय होती है। चाहे संस्कृत हो, चाहे हिंदी हो, चाहे अन्य भारतीय भाषाएं हों या विश्व की कोई भी भाषा हो, ये मूलतः भाषा शिक्षण एक भावना प्रधान विषय है। और इन भाषाओं में जो साहित्य लिखा जाता है, इन भाषाओं में जो साहित्य लेखन है, ये एक बहुत विशिष्ट कला है। इसके संप्रेषण के लिए हमें लगता है कि लेखक को, रचनाकार को, वक्ता को बहुत वाक्पटु होना चाहिए और खुद को अभिव्यक्त करने, क्योंकि जीवन की 3 क्रियाएं हैं, अनुभूति, अभिव्यक्ति और संप्रेषण। अनुभूति व्यक्ति के भीतर होती है, कोई भी व्यक्ति है उसको अनुभूत कर सकता है किसी विषय को, लेकिन उसको विषय को अभिव्यक्त करना और विषय को संप्रेषित करना, इसके लिए प्रतिभा आवश्यक है, वाक्पटुता आवश्यक है, संप्रेषण धर्म का निर्वहन आवश्यक है। यह एक बहुत बड़ा अवसर है। मूक्स के प्लेटफॉर्म पर हो सकता है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी शिक्षक जो अपनी प्रतिभा के अनुरूप प्रदर्शन करता है, हो सकता है कि ऑनलाइन माध्यमों में वह बात नहीं आ सकती है, लेकिन आज की परिस्थितियों में यह एक बड़ा अवसर है, इससे हम इनकार भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हम में से जितने शिक्षक जुड़े हैं, ये जानते ही हैं कि जो शिक्षण जो है, वह एक मानसिक अधिगम है, सैद्धांतिक रूप से, और जब तक हमारा कायिक, वाचिक अनुभव सब कुछ सामने न हो, तब तक संप्रेषण उतना कुशल नहीं होता है। लेकिन मूक्स के माध्यमों से हम एक बड़े अभाव की पूर्ति भी कर सकते हैं, यह भी एक बड़ा लक्ष्य है। लंबे समय तक हम जब अव्यक्त ज्ञान को सुरक्षित करना चाहते हैं, तो हमें लगता है कि इसका लिपिबद्ध होना आवश्यक होता है। लेकिन लिपिबद्ध के साथ-साथ अगर हम आज के आधुनिक तकनीक में या तकनीकी विकास के क्षेत्र में किसी चीज को हम रिकॉर्डिंग के रूप में भी रख सकते हैं, उसको ऑडियो वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं, वह भी हमारा एक कालजीवी साहित्य होता है। यह एक अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण अवसर है। एक विषय जो संस्कृत साहित्य के व्यावसायिक पाठ्यक्रमों और प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए तैयार करने की बात है, तो इसमें मैं इतना जरूर कहूंगा कि वैदिक एवं लौकिक संस्कृत साहित्य विषयक व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के डिजिटल विकास में, अगर हम उसको डिजिटली डेवलप करना चाहते हैं, तो उसमें बहुत सारे अवसर भी हैं, बहुत सारी चुनौतियां भी हैं और बहुत सारी संभावनाएं भी हैं। कुछ ऐसे क्षेत्र जहां संस्कृत शिक्षण के क्षेत्र में, संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में हम डिजिटली जो मूक्स का पाठ्यक्रम है, व्यावसायिक पाठ्यक्रम हम विकसित करना चाहें, ऐसे कुछ बिंदु हैं जो मैंने एक साहित्य के विद्यार्थी होने के नाते चिन्हित किए हैं और हमें लगता है कि हमारे लिए प्रभावशाली हो सकते हैं। जैसे प्राचीन ग्रंथों का ऑडियो और वीडियो और पीडीएफ डिजिटलाइजेशन, ये एक बड़ा अवसर हो सकता है। इस क्षेत्र में काम करने की आवश्यकता है, इस क्षेत्र में पाठ्यक्रम तैयार करने की आवश्यकता है। जैसे हमारे पास 4 वेद हैं, 6 दर्शन हैं, धर्मशास्त्र हैं, 18 पुराण हैं, स्मृतियां हैं, ये हमारी धरोहर हैं। और एक सामान्य भारतीय नागरिक होने के नाते हमको ये देखना होगा, हम ये जानते हैं कि हमारे पास ये वो धरोहर है जो विश्व को दिशा देने में, विश्व की मानवीय संस्कृति को पथ प्रशस्त करने में पूर्णतः उत्तरदायी है और जिम्मेदार है। इसलिए हमारे पास जो हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं, इन सभी ग्रंथों के ऑडियो, वीडियो और पीडीएफ डिजिटलाइजेशन की प्रक्रिया व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के रूप में मूक्स के माध्यम से प्रस्तुत करने के लिए एक बड़ा अवसर हो सकता है। इन पर भी हमें व्यावसायिक पाठ्यक्रम तैयार करने की आवश्यकता है, इन पर भी हमें विचार करने की आवश्यकता है। एक और विषय जो हमारे आर्ष ग्रंथों, हमारे प्राचीन ग्रंथों के संदर्भ में है कि पांडुलिपि संरक्षण हमारा एक बहुत बड़ा लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हजारों पांडुलिपियां संस्थाओं में, लाइब्रेरियों में पड़ी हैं और आज भी उन पांडुलिपियों की तरफ न तो बहुत गंभीर ध्यान हमारा है, न बहुत सारी संस्थाओं का है। मैं ईमानदारी से एक बात कहना चाहता हूं और शिक्षक होने के नाते, एक विद्यार्थी होने के नाते हम सबको इस बात को स्वीकार करना होगा
कि हम अपना ही लिखा हुआ दोबारा पढ़ने की कोशिश नहीं करते हैं और केवल कैरियर एडवांसमेंट तक ही अब कहीं न कहीं शिक्षण और लेखन सिमट करके रह गया है। जबकि हकीकत यह है कि बहुत सारे ऐसे साहित्य, बहुत सारे ऐसे ग्रंथ, बहुत सारे ऐसे शिक्षा के माध्यम हैं, जिन पर हमारी दृष्टि नहीं है, उन पर भी हमें ध्यान केंद्रित करना होगा। और इसके लिए अगर हम पांडुलिपियों के संरक्षण की बात करें, उनके पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए पाठ्यक्रम तैयार करें, क्षेत्रवार या भाषावार, तो मैं समझता हूँ कि इस दिशा में एक बड़ा प्रयास हो सकता है, एक बड़े अभाव की पूर्ति होगी और हम पीढ़ियों के लिए बहुत कुछ सामग्री संकलित कर सकते हैं। हमारे पास संस्कृत साहित्य की दृष्टि से अगर हम देखें या भारतीय ज्ञान परंपरा की दृष्टि से देखें, तो ज्योतिष का हमारे पास एक बहुत अच्छा साधन है। ज्योतिष हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण अवसर है और गणित ज्योतिष, फलित ज्योतिष और सामुद्रिक शास्त्र जो हस्तरेखा से संबंधित है, मैं समझता हूं कि इन क्षेत्रों में भी व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को तैयार करने की जरूरत है। इन क्षेत्रों में भी मूक्स के माध्यम से लेक्चर्स की या कोर्सेज तैयार करके उनकी सीरीज तैयार करने की आवश्यकता है। जो हमारी जो मूल परंपरा है, ज्योतिष, काल गणना या फलित ज्योतिष के आधार पर या गणित ज्योतिष के आधार पर जीवन के संदर्भों से जुड़ी हुई तिथियों का हम मूल्यांकन विश्लेषण करते हैं, यह हमारे लिए एक बहुत जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। इस क्षेत्र में भी हम काम कर सकते हैं। वैदिक विज्ञान की जहां तक हम बात करें, वैदिक साहित्य की बात करें, पौरोहित्य प्रशिक्षण की बात है, जैसे सामाजिक कार्य है, सेना में धर्म गुरु होते हैं, तो हम समझते हैं कि वैदिक विज्ञान में दर्शन और शास्त्र दोनों आते हैं। वैदिक विज्ञान के पाठ्यक्रम तैयार करके, वैदिक विज्ञान के क्षेत्र में बहुत सारे अवसरों की तलाश करके हम समझते हैं कि हम एक बड़ा आयाम वैदिक विज्ञान का विद्यार्थियों के सामने, छात्रों के सामने, लोगों के सामने ला सकते हैं। जो हमारी मूल जो वैदिक परंपरा है, हमारा दर्शन है, हमारा शास्त्र है, यह सब कुछ सबके सामने आ सकता है और जिन विषयों से हम अब तक अछूते हैं, जिन गंभीर विषयों या भारतीय ज्ञान परंपरा की जिन मूल स्रोतों से हम कटे हुए हैं, हम उससे जुड़ सकते हैं। यह हमारे लिए एक बड़ा अवसर हो सकता है। योग शिक्षा भारतीय संस्कृति का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है और मैं समझता हूं कि विश्व को एक बहुत अमूल्य देन भारत की जो है वह योग शिक्षा की है। और भारत विश्व गुरु था, विश्व गुरु बन रहा है और विश्व गुरु बनेगा। इसके लिए आप देखिए, योग एक ऐसा माध्यम है, जब दुनिया के 75% देश, दुनिया के अधिकांश देश एक तरह से कह लीजिए योग को स्वीकार कर चुके हैं और उनसे जुड़ चुके हैं। दुनिया के कई देशों में योग से संबंधित अनेक पाठ्यक्रम संचालित हैं। योग पर हम बहुत सारा मैटर तैयार कर सकते हैं, सामग्री तैयार कर सकते हैं। योग शिक्षा पर, अष्टांग योग पर, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये जो हमारे 8 आयाम है, अष्टांगिक योग है, इस पर हम जो है काम कर सकते हैं। योग के विभिन्न उपादानों पर हम पाठ्यक्रम तैयार कर सकते हैं और भविष्य के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए हम समझते हैं कि आज की पीढ़ी के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है योग, उसके लिए एक नया अवसर हम तैयार कर सकते हैं। आयुर्वेद और चिकित्सा, आयुर्वेद में जो चिकित्सा का जो भारतीय माध्यम है, मैं समझता हूं कि इस क्षेत्र में काम करने की अभी बहुत आवश्यकता है। इनके बहुत सारे ऐसे संदर्भ हैं, बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो हम लेकर के मूक्स के माध्यम से पाठ्यक्रम तैयार करके, विषय तैयार करके लोगों के सामने रख सकते हैं। क्योंकि आप देखिए, हमारे पास चरक संहिता है, वाग्भट्ट का ग्रंथ है अष्टांग हृदयम, और मैं समझता हूं कि वाग्भट्ट जी का यह ग्रंथ अष्टांग हृदयम हमारे दैनिक दिनचर्या, हमारे सामान्य जीवन से जुड़ा हुआ एक थीसिस, एक दस्तावेज है। अगर हम उसका अनुपालन सुनिश्चित करें, अगर हम उससे जुड़ करके अपनी जीवन शैली संचालित करें, तो मैं समझता हूं कि जीवन का जो सुख है, सूत्र है, पहला सुख निरोगी काया, हम उस निरोगी काया की तरफ बढ़ सकते हैं। उससे आज की युवा पीढ़ी को इनके संदर्भों से जोड़ करके पाठ्यक्रम तैयार करके मूक्स के माध्यम से विश्वविद्यालय, महाविद्यालय शिक्षा में प्रस्तुत करके एक बड़ा अवसर प्रदान कर सकते हैं। एक एक बड़ा विषय संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में, या ये कह लीजिए कि भाषा के क्षेत्र में, एक साहित्य के क्षेत्र में एक बड़ा अवसर है, वो है व्याकरण का। और आप देखिए, भाषा ज्ञान के आधार पर व्याकरण हमारे लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण माध्यम है। व्याकरण के कई सारे पाठ्यक्रम मूक्स पर उपलब्ध भी हैं और बहुत सरल और बहुत अच्छी भाषा में उपलब्ध हैं। आप उनको देखिए, उसमें अभी भी बहुत सारे क्षेत्रों में काम करने की जरूरत है। पाणिनि के जो व्याकरण सूत्र हैं, अष्टाध्यायी है, उसके बहुत सारे सूत्रों से भाषा का
और व्याकरण का आयाम निर्मित करते हुए उसके पाठ्यक्रम भी तैयार किए जाने की आवश्यकता है। उस क्षेत्र में भी, व्याकरण के क्षेत्र में भी एक बड़ा काम, बड़े अभाव की पूर्ति पाणिनि के व्याकरण सूत्रों से या संस्कृत साहित्य के व्याकरण के माध्यम से पूर्ण की जा सकती है। षड दर्शन हमारे पास है संस्कृत साहित्य में। सांख्य है, योग है, न्याय है, वैशेषिक है, मीमांसा है, वेदांत है। ये षड दर्शन से जुड़े हुए बहुत सारे पाठ्यक्रम, षड दर्शन से जुड़े हुए बहुत सारे आयाम, षड दर्शन के बहुत सारे सूत्रों को मूक्स के माध्यम में हम तैयार करके और अपने विद्यार्थियों के लिए प्रस्तुत कर सकते हैं। और हमें लगता है कि षड दर्शन एक ऐसा विषय है कि जो केवल संस्कृत साहित्य नहीं बल्कि आम भारतीय और आम जनमानस के लिए बहुत आवश्यक है। और इस तरह के इन क्षेत्रों में जो पाठ्यक्रम तैयार हो मूक्स के माध्यम से, या इन क्षेत्रों में जो ऑनलाइन कोर्स तैयार हो, वो केवल विश्वविद्यालय महाविद्यालय शिक्षा के लिए नहीं बल्कि आम जनमानस को भी लक्ष्य करके तैयार किया जाना चाहिए। क्योंकि देखिए, ये सत्य है कि सामाजिक जीवन में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं, संस्कार से जुड़े हुए हैं, संस्कृति परंपरा से जुड़े हुए हैं। वो अपने आप को बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म से जोड़ करके अच्छी चीजों के अध्ययन अध्यापन के लिए जुड़ना चाहते हैं। आम जनमानस को केंद्रित करते हुए भी एक व्यापक प्लेटफॉर्म तैयार करना आवश्यक है। हमारे पास षड दर्शन के अलावा नास्तिक जैन दर्शन है, नास्तिक बौद्ध दर्शन है, सर्व दर्शन है। इस पर भी बहुत सारे पाठ्यक्रम, बहुत सारी सामग्री, बहुत सारे बिंदु तैयार किए जा सकते हैं, तैयार किए जाने चाहिए। और मैं समझता हूं कि यह एक तरह से संस्कृत या भाषा या साहित्य के विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ा आयाम सिद्ध होगा। एक बहुत अच्छा विषय जो गीता दर्शन का है, जिसमें दो बिंदु मैं समझता हूं एक विद्यार्थी होने के नाते बहुत आवश्यक है, एक एकात्मवाद और एक मानववाद। गीता दर्शन के ये दो बहुत बड़े बिंदु हैं और पूरी पीढ़ी को, मैं समझता हूं कि विश्व को आज इसकी आवश्यकता है। विश्व के सभी प्रबुद्ध वर्ग को, विश्व की मानवीय संस्कृति को और शासन प्रशासन के क्षेत्र में, जीवन जगत के सभी क्षेत्रों में गीता का जो एकात्मवाद है और मानववाद है, इन दोनों बिंदुओं की बहुत आवश्यकता है। इन दोनों बिंदुओं पर मैं समझता हूं कि मूक्स के माध्यम से और ऑनलाइन कोर्सेज के माध्यम से एक बड़ा आयाम तैयार करना आवश्यक है, जिससे हम मानवीय पीढ़ी को, युवा पीढ़ी को एक सकारात्मकता का, ऊर्जा का संदेश दे सके। हिंदू स्टडीज आजकल विश्वविद्यालयों में कई जगह केंद्रित हो रहा है, स्थापित हो रहा है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय इस पर काम भी कर रहा है, बहुत अच्छा। हिंदू स्टडीज में बहुत सारे पाठ्यक्रम तैयार किए जा सकते हैं। मैं समझता हूँ श्रुति वेद, स्मृति मनु आदि ये सारे ग्रंथ हैं जिन पर हमको पाठ्यक्रम तैयार करके, इनमें इतने आयाम हैं, केवल एक पक्ष नहीं है। इन ग्रंथों में सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, नैतिक जीवन के सभी संदर्भों, सभी आयामों से जुड़े हुए बिंदु हैं, जिनको हमें लगता है कि केंद्रित करते हुए विषय तैयार करने की, पाठ्यक्रम की आवश्यकता है, शोध की आवश्यकता है। पुराण मीमांसा एक बहुत बड़ा आयाम है संस्कृत साहित्य का, जिसमें श्रीमद् भागवत है, राम कथा है, पुराण प्रवचन आदि है। इनको केंद्रित करते हुए जितने आजकल हमारे सामने जो भागवताचार्य आ रहे हैं, कथावाचक आ रहे हैं, इन कथावाचकों की कथाओं के माध्यम से सामाजिक जागरूकता के कितने आयाम सामने आ रहे हैं, इसको हमें लक्ष्य करते हुए, केंद्रित करते हुए बहुत सारे पाठ्यक्रम तैयार करने की आवश्यकता है। और सचमुच भारतीय संस्कृति में ऐसे बहुत सारे कथावाचक हैं जिन्होंने अपनी कथाओं के माध्यम से उन धर्म ग्रंथों की न केवल मूल व्याख्या की है, अपितु उसमें बहुत कुछ नया जोड़ा भी है। तो हम समझते हैं कि इन पाठ्यक्रमों को, इन संदर्भों को भी मूक्स के पाठ्यक्रमों का एक हिस्सा बनाया जा सकता है, इसमें एक संदर्भ जोड़ा जा सकता है। संस्कृत में जो साहित्य है, जो नाट्य साहित्य है, मंचीय क्षेत्र है, इस क्षेत्र में भी हमें काम करने की आवश्यकता है। और आप एक चीज मैं बता दूं कि विश्व साहित्य में रंगमंच और नाटकों की जिस परंपरा के लिए एक पृष्ठभूमि निर्मित हुई, वो संस्कृत साहित्य के नाटकों से या भारतीय साहित्य के संदर्भों से जुड़ी हुई है। आप भारतीय नाट्य परंपरा को उठा करके देख लीजिए, चाहे भरत मुनि का नाट्य शास्त्र ले लीजिए, चाहे कालिदास भास बहुभूति के साहित्य को ले लीजिए, इनमें रंगमंचों की जो स्थिति है, पाश्चात्य साहित्य में शेक्सपियर या अन्य लेखकों में रंगमंचों का जो संदर्भ दिया जाता है, वो मूलतः कालिदास और भारतीय नाट्य परंपरा से जुड़ा हुआ है। तो मैं समझता हूं कि इन क्षेत्रों में भी मूक्स के पाठ्यक्रम तैयार करके सॉरी, इन क्षेत्रों में भी संदर्भों को तैयार करके और बहुत सारे बिंदु हम शोधार्थियों के सामने, पाठकों के सामने रख सकते हैं। इनके लिए अध्ययन का एक बड़ा अवसर तैयार कर सकते हैं। संगीत के क्षेत्र में आप देखिए,
सम्रांगण सूत्रधार संगीत का जो ग्रंथ है मूलतः संस्कृत भाषा में है। हम संगीत और संस्कृत के अंतर संबंधों को मूल्यांकित करते हुए बहुत सारे अवसर तलाश सकते हैं, बहुत सारे बिंदु तैयार कर सकते हैं, जिन माध्यमों को हम मूक्स के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से या ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के माध्यम से सामाजिकता से जुड़ करके विश्वविद्यालय, महाविद्यालय शिक्षा के लिए एक बड़ा अवसर प्रदान कर सकते हैं। दूसरी बात की अनुवाद के रूप के क्षेत्र में संस्कृत भाषा का जो संदर्भ है, अनुवाद के क्षेत्र में जो आज अवसर है, ये एक बड़ा अवसर है और वोकेशनल कोर्स इससे तैयार हो सकता है। अनुवाद के क्षेत्र में एक बड़ा फलक हो सकता है। अनुवाद के क्षेत्र में भी हमको कुछ काम करने की आवश्यकता है। परिवार और अन्य प्रबंधन के क्षेत्र में धर्मशास्त्र पर जो आधारित हैं, आप देखिए बहुत सारे धर्मशास्त्रों में, ग्रंथों में पारिवारिक जीवन और सामाजिक जीवन के सूत्र स्थापित हैं। मैं समझता हूं कि परिवार प्रबंधन और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में जो धर्म है, संस्कृति है, उनके प्रबंधन के क्षेत्र में भी संस्कृत साहित्य के बहुत सारे ग्रंथ हैं, साहित्य के बहुत सारे ग्रंथ हैं, जिनका क्या स्वरूप हो सकता है, जिनसे कैसे हम पाठ्यक्रम तैयार करके जीवन और जगत के क्षेत्र में युवा पीढ़ी को जोड़ सकते हैं, उनको लाभान्वित कर सकते हैं और भारतीय ज्ञान परंपरा के मूल संदर्भों को प्रस्तुत कर सकते हैं, ये एक बड़ा अवसर होगा। एक बड़ा अवसर जो मैंने अनुभव किया है कि जो अंतर्देशीय सांस्कृतिक संबंध निर्धारित हैं और दुनिया के बहुत सारे देश एक दूसरे से जुड़ करके अपनी संस्कृति और अपने विचारों को विश्वविद्यालयीन शिक्षा या महाविद्यालयीन शिक्षा के माध्यम से एक दूसरे को आदान प्रदान कर रहे हैं, उस क्षेत्र में भी सांस्कृतिक राजदूतों के माध्यम से, उस क्षेत्र में भी सांस्कृतिक आदान प्रदान के माध्यम से हम संस्कृत भाषा को या ऐसे विषयों को जोड़ करके साहित्य को एक पाठ्यक्रम तैयार करके, एक आदान प्रदान के लिए बिंदु तैयार करके एक अवसर दे सकते हैं छात्र छात्राओं को विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों में या सामाजिकता के क्षेत्र में। यह भी एक बड़ा अवसर हमारे सामने हो सकता है। एक चीज मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा कि भारत राष्ट्र की जो संस्कृति है, भारत का जो सांस्कृतिक चिंतन है, वह बहुत गहरा है, वह उथला नहीं है। और आप देखिए, आप यहाँ विभिन्न अनुशासन से जुड़े हुए जो लोग होंगे, टी.एस. इलियट जब द वेस्टलैंड में लिखता है कि लंदन ब्रिज इज फॉलिंग डाउन, फॉलिंग डाउन, फॉलिंग डाउन, तो उस लंदन ब्रिज के फॉलिंग डाउन को वो बचाने के लिए प्रयास कहां से करता है? आप देखिए, बृहदारण्यक उपनिषद का दत्तः दयध्वम दमयत का जो सूत्र है, वह बृहदारण्यक उपनिषद की शरण में आता है। टी.एस. इलियट जैसा पाश्चात्य लेखक अपने पाश्चात्य जगत की समस्याओं का समाधान कहां ढूंढता है? भारतीय संस्कृति में। तो भारतीय संस्कृति के जो ग्रंथ हैं, भारतीय संस्कृति के जो आयाम हैं, भारतीय संस्कृति के जो संदर्भ हैं, वो केवल भारत के ही लिए नहीं, विश्व की महानतम संस्कृतियों और विश्व के राष्ट्र की एक दुनिया की बहुत सारी आबादी को संरक्षित करने और उनको जीवन और उनको विचारों को आधार देने के लिए भी बहुत उत्तरदायी हैं। टी.एस. इलियट जैसा लेखक बृहदारण्यक उपनिषद की बात करता है, बुद्ध के शांति उपदेश की बात करता है। आप देखिए, दुनिया ने बड़े षड्यंत्र के साथ भारतीय संस्कृति को नुकसान पहुंचाया है। न्यूटन को गुरुत्वाकर्षण का स्रोत या आधार माना जाता है। आप देखिए, कणाद ऋषि ने वैशेषिक सिद्धांत में 2500 वर्ष पहले इस चीज को स्थापित किया था। और ये भारतीयों के स्रोत में मत लीजिए, आप अमेरिका में archive.com पे देख लीजिए, ये सारे सूत्र उपलब्ध हैं। क्योंकि हम भारतीय एक बहुत मानसिकता से ग्रसित हैं कि हम अपनी तुलना किसी से करके अपने को महान सिद्ध करना चाहते हैं। हमें आज की परिस्थितियों में अपनी इस दृष्टि को बदलना होगा, क्योंकि हम किसी विदेशी या पाश्चात्य की तुलना में कितने महान हैं, कितने छोटे हैं, ये दृष्टि नहीं रखनी होगी, बल्कि पाश्चात्य संस्कृति ने हमसे क्या लिया है, हमसे क्या कुछ पाया है और कहाँ रूपायित कर रहे हैं, हमको अब वो निर्धारित करना होगा। एक सामान्य बात मैं कहना चाहता हूं कि हमको अब केवल रिसर्च की जरूरत नहीं है, बल्कि रिसर्च फॉर रिसर्जेंस की जरूरत है। पुनरुत्थान के लिए शोध की आवश्यकता है। हम विश्व गुरु थे, हम सोने की चिड़िया थे ज्ञान के क्षेत्र में सॉरी संस्कृति के क्षेत्र में, दर्शन के क्षेत्र में, परंपरा के क्षेत्र में। लेकिन एक शेर है, प्रोफेसर रिपुसूदन सिंह जी से अनुमति लेकर मैं प्रस्तुत करूंगा कि गैर मुमकिन है कि हालात की गुत्थी सुलझे, गैर मुमकिन है कि हालात की गुत्थी सुलझे, अहले दानिश ने बहुत सोच के उलझाई है। तो दुर्भाग्य है इस देश का कि इस देश के अहले दानिशों ने हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा को, हमारे चिंतन को, हमारे विचारों को बहुत अधिक खारिज किया, बहुत अधिक खंडित किया और हमारे ज्ञान के जो मूल उत्स हैं, जो मूल स्रोत हैं, उन पर से दृष्टि हटा दी।
न हमारे लिए कणाद ऋषि हमारी जानकारी में है, न हमारे लिए हमारे भरत मुनि नाट्य शास्त्र हमारे संवेदना में है, न कालिदास है। रंगमंच की बात होगी तो शेक्सपियर के नाटकों में रंगमंचों की बात होगी। तो संस्कृत साहित्य ही नहीं, विश्व के तमाम साहित्यों के संदर्भ में मैं ये बात कहना चाहूंगा कि साहित्य के इन सारे क्षेत्रों में मूक्स के पाठ्यक्रम तैयार करते समय, ऑनलाइन पाठ्यक्रम तैयार करते समय हमारी जो भारतीय ज्ञान परंपरा के स्रोत हैं, हमारी चिंतन परंपरा के जो मूल स्रोत हैं, जो मनुष्य को मनुष्य बनाने की शक्ति देते हैं, जो हमारे चिंतन को आर्ष चिंतन से जोड़ते हैं, वहां हमको ले जाने की आवश्यकता है। उससे पाठ्यक्रम तैयार करने की जरूरत है, उससे वोकेशनल कोर्स तैयार करने की जरूरत है। क्योंकि हमारे पास बृहदारण्यक उपनिषद है जो पाश्चात्य संस्कृति की फिजिकल अप्रोच को, मेटाफिजिकल अप्रोच को समाधान के रूप में प्रस्तुत करता है। हमारे पास कणाद ऋषि हैं जो धरती की शक्ति और ब्रह्मांड की शक्ति को सबसे पहले पहचानने की शक्ति देते हैं। हमारे पास गीता का वह दर्शन है जो एकात्मवाद और मानववाद की पृष्ठभूमि पर टिका हुआ है, जिसकी दुनिया को आज आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय संयुक्त रूप से अपने इस मंच के माध्यम से जो कुछ लक्ष्य लेकर खड़ा हुआ है, मैंने लगभग इन 20-22 बिंदुओं में कि कहां-कहां हमें पाठ्यक्रम तैयार करने की जरूरत है, कहां-कहां हमें ऑनलाइन कोर्स तैयार करने की जरूरत है, कहां-कहां हमें अपने विषयों को संचित करने की आवश्यकता है, चाहे वह अष्टांग योग का क्षेत्र हो, चाहे आयुर्वेद का क्षेत्र हो, चाहे नास्तिक दर्शन का क्षेत्र हो, चाहे व्याकरण का क्षेत्र हो। हम समझते हैं कि ये वो आयाम हैं, ये वो क्षेत्र हैं जहां हमें काम करने की आवश्यकता है। और मैं बात फिर यही कहूंगा कि अब रिसर्च की जरूरत नहीं है, बल्कि रिसर्च फॉर रिसर्जेंस की जरूरत है। और रिसर्च फॉर रिसर्जेंस को लेकर अगर हम चलेंगे तो हम समझते हैं कि हम सैद्धांतिक रूप से ही नहीं, बल्कि व्यावहारिक रूप से भारतीय संस्कृति, दर्शन, परंपरा, चिंतन, विचार के इन क्षेत्रों को नए अवसरों के रूप में मूक्स के प्लेटफॉर्म के माध्यम से, ऑनलाइन वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से विद्यार्थियों के सामने, सामान्य समाज के सामने ला सकेंगे, जिससे वास्तव में लोगों का भला हो सकेगा और लक्ष्य की पूर्ति हो सकेगी। क्योंकि आज आवश्यकता केवल 3 जोड़ी चीजों को सही करने की है, आचार विचार, आहार विहार और रहन सहन। और ये 3 जोड़ी चीजें अगर सही हो जाएंगी तो एक जोड़ी चीज अपने आप सही हो जाएगी, सुख और दुख। क्योंकि सुख और दुख का निर्धारण, हम एक जोड़ी का निर्धारण इन्हीं 3 जोड़ी चीजों से होता है। मैं समझता हूं कि समय की अपनी सीमा है और 3:40 तक मुझे अनुमति दी गई है, मेरा समय समाप्त होने वाला है। पुनः इस प्रार्थना के साथ कि हम जिस बड़े लक्ष्य को लेकर के इसका संचालन, इस आयोजन का संचालन कर रहे हैं, आदरणीय रिपुसूदन जी जैसा व्यक्तित्व डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में है। मैं समझता हूं कि ये अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ का सौभाग्य है कि रिपुसूदन जी जैसा अनुभवी व्यक्ति वहां है, क्योंकि मैं इनके साथ लगभग 10 वर्ष काम कर चुका हूं। मैं उनकी ऊर्जा और उनकी क्षमता से परिचित हूं। मेरी भूमि क्षेत्र के हैं, मेरी मातृभूमि क्षेत्र के हैं, तो जो ऊर्जा और रक्त संचार उनका है, मैं उससे प्रभावित हूं। और आपने मुझे यह अवसर प्रदान किया और मैं आपसे कुछ विचार साझा कर सका। मेरी कोशिश थी कि अभिव्यक्ति हो और संप्रेषण हो। संप्रेषण कितना हुआ ये आप निर्धारित करेंगे, अभिव्यक्ति की पूरी कोशिश मैंने की। एक बार फिर से अवसर प्रदान करने के लिए आप सभी को हार्दिक साधुवाद, सादर राम राम। आचार्य राजेश जी जो कह रहे हैं संप्रेषण कैसा, मैं तो यही कहूंगा, मैं क्या सारे हमारे प्रतिभागी कहेंगे अद्भुत अद्भुत। इस संदर्भ में कि अपने हम दोनों हैं, तो मैं तो वही कहा कि मैं देख रहा था कि पूर्वांचल की जो बुद्धि और बुंदेलखंड शौर्य आज जिस तरीके से दिखाई दे रहा था आपके अंदर, शौर्य और बुद्धि और ज्ञान, इसका जो संग एक धारा प्रवाह मतलब लगा कि जो अच्छा कर रहे हैं, लगभग सबको किया। एक जो चीज है, मुझे क्या हमारे सारे साथी सहमत होंगे और मेरा शब्द नहीं है जी, जो उनकी प्रतिभा है साहित्य और मैं जानता हूँ अंतर विषयक उनका है